स्टार्ट करते हैं। ये सीटेट का पेपर है और इसका पहला वीडियो मैंने डाल दिया है और 3 तक क्वेश्चन उसमें कवर किया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। पहला क्वेश्चन है 11 नंबर। आप एक अध्यापक है जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आकलन के अलग अलग तरीक़ों पर आधारित हो। ऐसा इसलिए कहा गया है कि आकलन के अलग अलग तरीक़ों पर आधारित हो क्योंकि एक ही क्लास में डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होते हैं। कुछ मंदबुद्धि होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ ज़्यादा ही तेज़ होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग आकलन के तरीके रहने पे बच्चे अपने हिसाब से किसी भी तरीक़ों का यूज कर सकते हैं। तो आंसर नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पार प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समस्याओं को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना। इसका मतलब है कि अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है या टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस कर रहा है और कहीं पे भी वो फंस जा रहा है तो हम उसे किसी भी संकेत के थ्रू, किसी भी इशारे के थ्रू अगर बता देते हैं, हल्का सा हिंट दे देते हैं, तो वो क्या करता है कि उस चीज़ को वो आसानी से सॉल्व कर लेता है। ये उसके लिए एक पार का, एक सपोर्ट का काम करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यदि कोई बच्चा है, जैसे बुद्धिमत्ता और बेहतर प्रदर्शन करना दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जैसे किसी बच्चे की बुद्धिमत्ता अच्छी हो लेकिन वो विद्यालय में अपने स्कूल में किसी कारणवश अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा हो, लेकिन एक सामान्य बुद्धि लब्धि वाला यानी समान IQ वाला जो बच्चा है अधिक मेहनत करके अधिक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। नेक्स्ट है एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर A 1 सही हो जाएगा, आत्मसातकरण या समावेशन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो पहले से हमारे माइंड में जो ज्ञान होता है, हमारे पास जो ज्ञान होता है, उसको हम करंट ज्ञान से रिलेट कर देते हैं। जैसे एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका का चकित होना या बालक का चकित होकर बोलना कि कितना बड़ा कुत्ता है, यह बताता है कि उसने पहले से जो कुत्ता देखा होगा उसको वो उससे रिलेट कर रही है। तो इस तरह वो पुराने ज्ञान को नए ज्ञान की योजना में शामिल कर ले रहा है और इसी को आत्मसातीकरण या आत्मसातीकरण भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं। तो भाषा और विचार के बारे में लेव वाइगोत्स्की, जो कि रूस के रहने वाले थे, इन्होंने बताया कि भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। अधिगम और विकास की प्रक्रिया जो है प्रक्रिया में बालक जब भाग लेता है तो उसकी भागीदारी सक्रिय होती है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम भाषा सीखते हैं तो समाज के द्वारा जो भाषा दिया गया रहता है वो उसके लिए सांकेतिक उपकरण की तरह काम करता है, जो कि बालक के निकाय विशेष भूमिका निभाता है। बालक जो है भाषा को ही एक संज्ञानात्मक रूप में यूज करने लगता है, जो उसके लिए एक महत्वपूर्ण टूल भी बन जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भाषा जो है
किसी भी बच्चे के लिए संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है। वो उसके लिए एक टूल हो गया, औजार की भांति या उपकरण की भांति काम करता है। नेक्स्ट है, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुशासित किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। अन्वेषण एक तरह से हो गया रिसर्च एनालिसिस, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करना, प्रोत्साहित करके बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है, सुसाध्य किया जा सकता है। बच्चे जो होते हैं ना, अन्वेषण की प्रक्रिया में नई नई जानकारी इकट्ठा करते हैं और जिनसे उनकी जो सृजन क्षमता है वो बढ़ती है। बच्चों में इस सृजन शक्ति का विकास होता है और नए नए तथ्यों को वो जानते हैं। इस तरह से पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न से किससे संबंधित है। तो ये गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से संबंधित है। गुणज वैकल्य जो होता है ना, जो कि गणितीय संकल्पों में कठिनता होती है उससे रिलेटेड है, उससे उसकी लर्निंग से रिलेटेड है। किसी भी गुणज जो है किसी भी मात्रा और पूर्णांक का गुणनफल होता है। हम सभी जानते हैं किसी भी मात्रा और पूर्णांक का जो गुणनफल होता है उसको हम गुणज कहते हैं। इससे प्रभावित कोई भी व्यक्ति होता है वो सामान्य गणितीय जो समस्याओं से गठित होता है, मतलब उसको ऐसे सामान्य गणितीय समस्याएं उसको होती हैं, उसके साथ ये समस्याएं रहती हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, साम्यता के आधार पर आधारित शिक्षा शास्त्र का उपयोग करना चाहिए। जब कोई भी बच्चा जो इकोनॉमिक तौर पे पिछड़ा हुआ है वो क्लास में आता है तो टीचर को चाहिए कि साम्यता पर आधारित यानी सभी बच्चों के लिए एक साम्य शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। उसे कभी ये नहीं लगना चाहिए कि मतलब उसके साथ इस बेसिस पे कोई गलत हो रहा है। तो इस तरीके से ना डील करके उसे सबको समान तरीके से डील करना चाहिए। तो इससे साम्यता पर आधारित कहा जा सकता है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। समावेशी कक्षा में शिक्षा को हम बहुत तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं कि इससे जो है ना बहुत तरीके से अगर हम प्रस्तुत करने का ऑप्शन दे देते हैं तो प्रत्येक अधिक छात्रों के पास अधिक से अधिक ऑप्शन होता है और अधिक से अधिक अवसर होता है और कम समय में अधिक से अधिक बच्चे जो है ना वो ज़्यादा सीख पाते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। तो दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का मॉडल सुझाया गया है। ऐसा इसलिए है कि समावेशी शिक्षा में एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग दोनों छात्र एक ही विद्यालय में अधिकतर समय बिताते हैं और इस तरह से समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होगी जो कि सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित कोई भी बालक बालिका है तो एक साथ बैठ के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसको समावेशी शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है 21 नंबर, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 2 गलत है। यहाँ पे लिखा है अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियाँ और गलतियाँ अप्रासंगिक हैं, जबकि यहाँ पे अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियाँ और जो गलतियाँ हैं वो प्रासंगिक होती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ये दिया गया है और 2 नंबर वो गलत दिया गया है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि वो अधिगम के योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है। बच्चों में बार बार जब कभी भी हम किसी को इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं हम उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना, बच्चे का जो लर्निंग प्रोसेस है उसके लिए हम उसको डिस्करेज कर रहे होते हैं, इसको अनुप्रेरित या निष्प्रेरित भी कहा जा सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन 22 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसमें हीन भावना आ जाती है बच्चों में जब कभी लगता है जैसे मोरली वो डाउन फील करने लगता है और लगता है कि यह इससे तो हो ही नहीं पाएगा,
तो वो उस चीज़ को करने के लिए भी अंदर से जो प्रेरणा है वो भी नहीं ला पाता और उसको करना छोड़ देता है। तो ये सही नहीं रहता है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो समस्या समाधान कौशल को समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को अपनाकर मानकर सुलझाया जा सकता है। जब कभी भी कोई समस्या हमारे सामने आती है और तरह तरह के ऑप्शन जो बच्चों के सामने अवेलेबल होते हैं, तो बच्चे हर वर्ग के बच्चे, मतलब वर्ग कहने का मतलब है हर एक IQ लेवल के बच्चे, तेज़ लर्नर, स्लो लर्नर जैसे भी हों, वो अपने अपने तरीके के वैकल्पिक तरीकों का यूज करते हैं और समस्या का समाधान निकालते हैं। तो इससे इसका ऑप्शन थर्ड नंबर सेटिस्फाइड हो जाएगा और ये सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहले आ जाएगा मृत सामग्री, फिर चित्र और फिर संकेत। इसका 24 का 4 नंबर ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को समझाने के लिए सबसे पहले वस्तुओं का मृत रूप में होना आवश्यक है। जैसे अब किसी घोड़े का एग्जाम्पल दे रहे, तो घोड़ा सामने आए तो बच्चे सारे उठ जाएंगे। हम उसके उनके सामने अगर मृत एग्जाम्पल रखेंगे, कहने का मतलब मूर्त रूप में जो वो उसके सामने प्रेजेंट होगा, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद जैसे चित्र होगा और फिर संकेत दे सकते हैं। मूर्त सामग्री में वो समझ जाएगा और फिर चित्र देंगे तो और आसानी से समझ जाएगा। फिर संकेत दे सकते हैं, संकेत के माध्यम से समझाया जा सकता है दोनों का उपयोग करके। इस तरह बच्चे उसके बारे में जल्दी समझ लेते हैं। तो पहला ऑर्डर याद रखिएगा, मूर्त सामग्री, चित्र और संकेत, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम, अर्थात वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? किसी भी क्लास का जो वातावरण है सकारात्मक एवं सहयोगात्मक होना चाहिए, एक दूसरे के सहयोग पर आधारित होना चाहिए और इस तरह से ज़्यादा सीखने में बच्चों को आसानी होती है। ऑप्शन नंबर 4, 25 का 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। और इस तरह के अध्यापन में क्या होता है ना, बच्चे सीखने के लिए उत्साहित भी नज़र आते हैं और अध्यापक सिखाने के प्रति भी समर्पित नज़र आते हैं। दोनों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। 26 का क्वेश्चन है, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। हम लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हम सभी जानते हैं लर्निंग एक जटिल प्रक्रिया है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता जैसे जो भी लर्नर्स है, बच्चे हैं जो भी सीख रहे हैं, उनका सक्रिय रहना ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे से सीखने के लिए। और जब कभी भी वो सक्रिय रहते हैं तो आसानी से सीख सकते हैं, जल्दी सीख सकते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में सीखने के प्रति समर्पण का भाव होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए कोई भी लर्नर्स है उसमें डेडिकेशन ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से सीख सके। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में पारस्परिक क्रियाओं की महत्ता पर बल देता है। 27 का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि सामाजिक संरचनात्मक विचार का यह मानना है कि पारस्परिक क्रियाओं के माध्यम से ही अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको सफल बनाया जाता है। एक दूसरे के प्रति जो पारस्परिक क्रिया होती है, इन सब सामाजिक संरचनात्मक विचार का जो ये प्रक्रिया है, इसमें पारस्परिक क्रियाएं जैसे एक दूसरे से जुड़े रहने के कारण ये ज़्यादा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, इसलिए इसी पे बल दिया जाता है। नेक्स्ट है 28 नंबर का, इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला हुआ युग्म है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि जिज्ञासा जो है आंतरिक प्रेरणा है। ये जिज्ञासा हमारे अंदर होती है कि हम किसी चीज़ के बारे में जानें। ये कभी भी किसी चीज़ को देख करके मन में खुद ख्याल आता है कि इसके बारे में जानें और हम जानने लगते हैं। अगर हम चाहते कि जाने तो जानने लगते हैं। तो जैसे बच्चे को मान लो किसी चीज़ के बारे में, किसी जानवर के बारे में जानना है, तो देखिएगा वो बोलेगा कि नहीं मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है, किसी चीज़ के पीछे वो पड़ ही जाएगा। तो ये जिज्ञासा एक आंतरिक प्रेरणा है, ना कि बाहरी। आंतरिक मतलब इंटरनली उसको ये आती है कि मुझे जानना है। तो ये दो ऑप्शन जो है 28 का सही हो जाएगा।
29 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। यहाँ पे सही आंसर देखिए आप लोग को, अध्यापिका को जो प्रस्तुत किया गया है पहले से प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो प्रस्तुत किया गया है, यानी जो भी प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से बच्चा जान रहा है, उसको जो ज्ञान है, उन दोनों में संबंध स्थापित करने का अवसर देना चाहिए। इससे क्या है ना, इंटरलिंक हो जाता है, चीज़ें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, दोनों में संबंध स्थापित हो जाता है और लॉन्ग टर्म तक याद रखने में ये चीज़ों को आसान हो जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। और इससे विद्यार्थियों की जो समझ है वो ज़्यादा अस्थायी हो जाती है, क्योंकि चीज़ें जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से सभी हैं, अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग और शिक्षा शास्त्रीय उपागम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, और जो भी आपकी अनमोल कमेंट है, अपने विचार हैं, अगर जो भी कुछ त्रुटियां हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर सुझाव दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।